सो हेलो एवरीवन। आज आज तक का जो सबसे हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसकी बात कर लेते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर मैं आप लोगों को कराऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड जो भी इसमें थोड़े कंसेप्चुअली ट्रिकी टॉपिक्स हैं उन पे मैं स्पेशल एम्फेसिस रखूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और बिल्कुल एंड तक देखनी है आपने वीडियो। एंड जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के बीच में वो प्लीज आंसर करना, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। So welcome to the channel. I am Dr. Abhinav Pawar, MBBS from AIIMS New Delhi and gold medalist Indian National Biology Olympiad. So let's start with the chapter molecular basis of inheritance. तो अगर हम molecular basis of inheritance की बात करें, ये बात करता है कि DNA एंड RNA there are two types of nucleic acids. भाई दो न्यूक्लिक एसिड हैं जिनको हम बोलते हैं DNA एंड RNA. अब DNA और RNA में क्या बेसिक डिफरेंस है? DNA तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का मतलब लगभग 99.9% जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। आरएनए कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है, बट ये बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैसेंजर की तरह रोल प्ले करता है। मैसेंजर कैसा? अडेप्टर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम देख लेते हैं डीएनए क्या होता है। तो अगर बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा हो, वैसे मैं बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाऊंगा, बट आपको बेसिक आइडिया होगा कि डीएनए क्या होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। मल्टीपल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर और जो आपका न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप होता है, इनसे बनता है न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक डीएनए बनाते हैं। डीएनए की जो लेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बेस पे। अब आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो हर एक लेवल पे दो बेस होते हैं, उसको हम बेस पेयर बोलते हैं। तो हम नंबर ऑफ बेस पेयर के बेस पे डीएनए की लेंथ बताते हैं। तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए हुए हैं कि कुछ बैक्टीरियोफेज हैं, जैसे कि इसके कितने हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं 5174 के। देन बैक्टीरियोफेज लैम्डा के कितने हैं 48502 हैं। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसका कितना है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर है, और यानी कि मिलियंस में 10⁻⁶ मतलब 1 मिलियन। बट ह्यूमन डीएनए एक सिंगल सेल का हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, मतलब 3.3 बिलियन बेस पेयर आपके हर एक सेल के अंदर है हैप्लॉइड कंटेंट। बहुत लंबी लेंथ है। अगर हम इसकी लेंथ निकालते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है कि एक बेस पेयर में जो गैप होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर्स। तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेंथ आती है दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 2.2 मीटर्स। तो इतना बड़ा डीएनए हर एक सिंगल सेल में होता है। अब क्या स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, तो हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या। मैंने आपको भी बताया, नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है एंड फॉस्फेट ग्रुप है। अब शुगर में मैंने यहाँ पे गैप लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अलग अलग शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए में, एंड ऑक्सी मतलब सिंपल राइबोज शुगर जिसमें ऑक्सीजन भी होती है एक्स्ट्रा, वो होती है आरएनए में। नाइट्रोजन बेस को मैंने डिवाइड किया हुआ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में। ये मैंने ब्लैंक डाला हुआ है आप लोगों के लिए कि आप इसको खुद भरें, आपको पता ही होगा कौन सा पिरिमिडीन दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, कौन सा सिर्फ डीएनए में होता है, कौन सा सिर्फ आरएनए में होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो शुगर के साथ जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर इस स्ट्रक्चर में एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक एक चेन है, उसमें एक एंड होगा जिसको हम बोलते हैं 5' एंड। क्यों? क्योंकि उसके 5' एंड पे एक शुगर मॉलिक्यूल फ्री होगा, तो सॉरी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, उसके जो शुगर का 5' कार्बन है उस पर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्री होगा, और उसका दूसरा एंड है जो उस पूरी चेन का दूसरा एंड, वहां पे जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका जो 3' कार्बन है वहां पे एक फ्री OH ग्रुप होगा, उसको हम बोलते हैं 3' एंड। सो 5' 3' इस बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। अब ये डायग्राम दिया हुआ है कि जो आपका फॉस्फेट और शुगर है ये बनाते हैं बैकबोन, मतलब एक स्ट्रैंड ऐसे है, एक स्ट्रैंड ऐसे है। तो वो स्ट्रैंड किसने बनाया है? वो स्ट्रैंड बनाया है वो फॉस्फेट एंड शुगर ने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा। और दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, A और T के बीच में 2, G और C के बीच में 3, वो काम करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का। आरएनए में क्या है? आरएनए में एक तो 2' एंड पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप है, दूसरा आरएनए में आपका थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। यूरासिल क्या है? यूरासिल थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है। थाइमीन के जो 5' एंड पे
मिथाइल एक एक्स्ट्रा लगा होता है, तो अगर आप यूरासिल पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो वो मिल जाता है थाइमीन, थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल होता है, तो डीएनए इज फार मोर स्टेबल देन आरएनए, इसलिए डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आरएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आरएनए पे प्रोटीन, आरएनए सीधा प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है, आरएनए इतना अनस्टेबल है कि इसके ऊपर आके एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं। आरएनए के जो ग्रूव्स हैं, जो फिजिकल स्पेस है जिसके बीच में एंजाइम आता है वो काफी बड़ा है, तो एंजाइम आगे उस पर अटैच हो सकता है और आरएनए की जो सिंपल सीक्वेंसिंग कर सकता है प्रोटीन में। अब डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये जो कि न्यूक्लियस में है, ये फर्स्ट टाइम बताया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, और उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियन। लेकिन उस टाइम पे इतना बड़ा मॉलिक्यूल, मैंने अभी आपको बताया कि 2.2 मीटर्स लंबा मॉलिक्यूल है, इतने बड़े मॉलिक्यूल को इंटैक्ट निकालना, इमेजिन करो एक धागा है, एक सेल जितने छोटे स्ट्रक्चर में, एक सेल जो नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होता, उसमें आपने 2.2 मीटर्स लंबा धागा कोयल करके डाला हुआ है, उसको आप इंटैक्ट यानी बिना तोड़े हुए निकालना कितना मुश्किल होगा। आज की टेक्नोलॉजी से इतना मुश्किल है, 1869 में इमेजिन करो कितना मुश्किल रहा होगा। इसीलिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो काफी टाइम तक हमें पता ही नहीं चला कि डीएनए एक्चुअली सेल में क्या स्ट्रक्चर होता है। पर फिर 1953 में आए दो साइंटिस्ट, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने यूज किया एक्सरे डिफ्रैक्शन को, जो प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में और एवोल्यूशन में, जहां भी साइंटिस्ट के नाम आए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से याद करने हैं आपको। और इसके बेस पे उन्होंने प्रपोज किया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए एग्जिस्ट्स एज अ डबल हेलिक्स। और इसका जो एक हॉलमार्क था, उन्होंने बताया कि दो स्ट्रैंड्स के बीच में बेस पेयरिंग होती है, ये एक बहुत बड़ा फीचर बताया था उन्होंने। इसके बाद जो अपना एक और साइंटिस्ट है अरविंद शारगाफ, उन्होंने क्या कहा था कि डीएनए के अंदर जो रेशियो होता है एडेनिन एंड थाइमिन का एंड गुआनिन एंड साइटोसिन का, वो कांस्टेंट होता है और वो इक्वल टू होता है 1। अब ये होता है पहला कंफ्यूजिंग टॉपिक इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। लेकिन अगर आप सिंपली लॉजिकली सोचोगे तो बहुत सिंपल है। क्यों? एक सीक्वेंस लेते हैं, AGCTTAGC, रैंडम सीक्वेंस है। मुझे बताओ इसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, मेरे साथ साथ बोलना आप, क्या आएगा? TCGAATCG। क्या किया हम लोगों ने? कुछ नहीं किया। ए के सामने टी लगा दो, जी के सामने सी लगा दो, सी के सामने जी एंड टी के सामने ए। ऑब्वियस सी बात है, जितने ए होंगे, अगर हम इसमें देखें कितने हैं, 4 ए हैं, उतने ही तो टी होंगे, 1 2 3 4। ऑब्वियस सी बात है, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, जितने ए होंगे उतने टी होंगे। सिमिलरली जितने जी होंगे उतने ही आपके सी होंगे। 4 4 4 4। तो हमेशा A इक्वल्स टी, G इक्वल्स सी। अच्छा, इक्वल डाला है मैंने, डबल बॉन्ड नहीं डाला है। A डबल बॉन्ड टी मत बोलना इसको, G डबल बॉन्ड सी नहीं होता, G ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। ये इज इक्वल टू का साइन है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दूं, तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करूं तो क्या A प्लस जी इक्वल्स टू सी प्लस टी नहीं हो जाएगा? और अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो क्या A प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी का रेशियो हमेशा 1 नहीं होगा? बस यही चेरगेफ रूल बोलते हैं। और इसी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट आपको याद रखना है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमेशा A प्लस जी एंड टी प्लस सी का रेशियो हमेशा 1 आएगा। कोई क्वेश्चन, डीएनए स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि डीएनए कितने एक्सट्रीम टेम्परेचर तक अपने आप को डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में क्या कहते हैं बना के रख सकता है? किस पे डिपेंड करती है? एंड क्या कंटेंट ज्यादा होना चाहिए डीएनए में कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो? क्या एक चीज बोलते हैं कि ये कंटेंट जितना ज्यादा होगा डीएनए उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन करना, आंसर करना कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। बेस पेयरिंग से एक तो स्टेबिलिटी मिलती है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या हो सकता है, आपको एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता हो, आप दूसरे की ऑटोमेटिकली बता सकते हो। आप बता सकते हो तो क्या सेल नहीं बता सकता? सेल भी बहुत इजीली एक को रीड करके दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना सकता है। तो
इसके बेस पे डीएनए डिवाइड करता है। डीएनए कैसे डिवाइड करता है? वो दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करेगा, अलग अलग कर देगा, एक के कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा एक स्ट्रैंड, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड, और दो नए डीएनए बन जाएंगे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी देती है डीएनए को, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेशन। अब डीएनए हेलिक्स के, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं? पहला, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब दोनों क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पैरेलल हो, भाई एक का 5' एंड इधर, दूसरे का 3' एंड इधर, इसका भी 5' इधर 3' इधर, एक तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है? एंटी पैरेलल हो सकता है कि ये 5' से 3' इधर है, दूसरा 5' से 3' ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी है वो ही एक्चुअल में होती है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल है। दूसरा, बॉन्डिंग के बारे में आपको बता ही चुका हूं, तो हमेशा एक प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडीन ही आता है। अब जो दो चेन्स हैं उनका जो कॉइल है वो राइट हैंड फैशन में होता है। राइट हैंड का मतलब अपने सामने एक ऐसे हेलिक्स बना के देखो, वीडियो देखो मेरी, इस टाइम मेरे पर फोकस करो कि मैं आपको ऐसे हेलिक्स दिखा रहा हूं। अब एक हेलिक्स ऐसा हो सकता है, एक हेलिक्स उल्टा हो सकता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? टर्न्स या राइट साइड के हो सकते हैं या लेफ्ट साइड के हो सकते हैं। नेचर में जो भी डीएनए मिलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के हेलिक्स होते हैं, राइट साइड के टर्न्स मिलते हैं। अब उनके बीच में कुछ वर्ड्स हैं, पिच, डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर, एक पूरा टर्न, कितने एंगल, कितना डिग्री, कितना असेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छे से जान पाओगे। पर थोड़ा सा मैं आपको यही बता देता हूँ, डायग्राम दिखाता हूं मैं। ये देखो डायग्राम। तो अगर इस डायग्राम ध्यान से देख पा रहे हो, एक स्ट्रैंड ऐसे रन कर रहा है, दूसरा स्ट्रैंड भी इसके पैरेलली पर एक्चुअली एंटी पैरेलली रन कर रहा है। अब ये डीएनए से स्ट्रेट नहीं जा रहा है। इमेजिन करो एक लैडर है, सीढ़ी होती है ना, इस पर हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, जो बैम्बू वाली लैडर है। आप इमेजिन करो डीएनए है वो, जो दो बड़े बैम्बू हैं वो उनके स्ट्रैंड है, और जो बीच में स्टेप्स हैं जिस पर हम चढ़ के जाते हैं वो बेस पेयर के बीच में जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है वो है। डीएनए ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता सीधी सीढ़ी की तरह। उस सीढ़ी को आप टर्न कर दो, भाई वो सीढ़ी आपस में कोयल होती हुई जा रही है, वो घूम घूम के जा रही है। स्पाइरल वाली स्टेयरकेस देखी होगी आपने, जो ऐसे स्पाइरल करते हुए ऊपर जाती है, डीएनए होता है वैसा। तो आपको क्या पता है कि एक टर्न, अब अगर ये डीएनए यहां से टर्न होना इसने स्टार्ट किया तो ये कभी ना कभी तक पूरा टर्न बना देगा, कि कभी तो होगा कि एक पूरा टर्न बना के दोबारा स्ट्रेट हो जाए। उस ही पूरे टर्न में कितने डिग्रीज होगा? एक पूरा सर्कल बनाया उसने तो 360 डिग्रीज होगा। और जो डिस्टेंस एक टर्न में डीएनए कवर करता है उसी को बोलते हैं पिच। तो पिच क्या है कि एक पूरे टर्न में डीएनए कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो वो पिच हमें पता है कितनी होती है, दैट पिच इज 3.4 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। और इस पिच में आते हैं 10 बेस पेयर। मतलब जो हमारी लैडर थी, सीढ़ी थी, वो एक पूरा टर्न करने में 10 स्टेप्स लग जाते हैं। तो अगर 10 के बीच में डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है तो एक के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? कोई भी दो उठा लो, उन दो के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर्स। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको बहुत जरूरी याद रखनी है, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इसी के बेस पे फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ दिया। क्या बोला उन्होंने? कि डीएनए एक तो सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है, और फिर वो आरएनए बना सकता है, और ये एमआरएनए कोड कर सकता है प्रोटीन के लिए। सो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड स्टेप को बोलते हैं ट्रांसलेशन। लैंग्वेज की टर्म से बोले, ट्रांसक्रिप्शन मतलब अभी लैंग्वेज सेम है, बस आप कुछ चेंज कर दे रहे हो, कि आपने एक चीज को कुछ अलग चीज में चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी लैंग्वेज सेम है। ट्रांसलेशन किसे बोलते हैं हम? लिटरेचर में ट्रांसलेशन इज लैंग्वेज ही चेंज कर देना। तो यहां पे लैंग्वेज है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेस, और ये कन्वर्ट हो जा रही है पॉली अमाइनो एसिड सीक्वेंस में। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की चेन से आप एक अमाइनो एसिड की चेन बना रहे हो, आपने लैंग्वेज ही चेंज कर दी। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये था सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। इन सम वायरसेस उल्टा होता है, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली अगर डीएनए आरएनए में हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए डीएनए में हो तो क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। कौन से वायरस होते हैं क्लासिकली? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा वायरस है जो इसको क्लासिकली शो करता है, एंड उस वायरस की फैमिली को हम क्या बोलते हैं। चलो, अब ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल एक छोटे से सेल में तो पूरा लंबाई में फिट नहीं बैठ सकता। एक सिंपल जो न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻⁶ मीटर का होता है।
तो आपको इतने से स्ट्रक्चर में इतना लंबा थ्रेड अगर डालना है, क्या करना पड़ेगा, आपको उसको पैकेज करना पड़ेगा। एक रील देखिए ना, एक धागे की रील होती है, जो थ्रेड की रील होती है, उस पर कितने ही मीटर्स लंबा थ्रेड होता है, 100 मीटर लंबा थ्रेड होगा, और वो इतने स्ट्रक्चर में जाती है। क्यों? क्योंकि एक वो होता है, उसका एक कोर है, उस कोर के ऊपर उसको हमने लपेटा हुआ है, उसको हमने पैकेज किया हुआ है। तो सेम होता है डीएनए के साथ। डीएनए भले ही कितना मर्जी लंबा हो, वो ऐसे फोल्डिंग कर करके बहुत छोटे स्ट्रक्चर में कंडेंस हो जाता है, और यही छोटा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में जो आपका डीएनए है वो पैकेज तो है, पर न्यूक्लियस नहीं होता उनमें। वहां पे भी लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएनए पूरे सेल में ही फैला हुआ है, नहीं, वहां पे वो कंडेंस्ड फॉर्म में है, बट न्यूक्लियस नहीं है। तो क्या होता है, डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है, वो कुछ प्रोटीन्स के साथ पेयरिंग करता है। प्रोटीन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जिससे अट्रैक्शन रहे। दूसरा, डीएनए नाम में ही एसिड है, तो प्रोटीन कैसे होंगे, प्रोटीन बेसिक होंगे, जिससे और ज्यादा अट्रैक्शन रहे। क्वेश्चन आया हुआ है कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड में रिच होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में दिस डीएनए अलॉन्ग विद सम प्रोटीन इज हेल्ड इन अ रीजन जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। अब यूकैरियोट में जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो और कॉम्प्लेक्स है। वहां पे जो प्रोटीन्स हैं उनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड ऑब्वियसली दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक। एंड बेसिक क्यों होंगे? क्योंकि वो बेसिक अमाइनो एसिड उसमें बहुत ज्यादा होंगे। सो बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। रट लो इसको बुरी तरह, क्वेश्चन इतनी बार आया मैं बता भी नहीं सकता। नाउ अब हिस्टोन की अगर हम बात करें, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? 8 मॉलिक्यूल्स का एक पॉलीमर है, तो उसको हम ऑक्टामेर बोल देते हैं। ऑक्टा मतलब 8। तो हिस्टोन इज अ पॉलीमर ऑफ ऑक्टामेर, और उसके अराउंड डीएनए रैप्ड होता है। और इस स्ट्रक्चर को, एक हिस्टोन का जो आपका कोर है, उसके अराउंड जो डीएनए रैप्ड है, उसको हम एक न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। एंड एक न्यूक्लियोसोम में अराउंड 200 बेस पेयर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। तो अब क्या है, इमेजिन करो ये डीएनए स्ट्रेट होने की जगह ऐसे मल्टीपल जगह कुछ कोइलिंग है, कुछ प्रोटीन है जिसके अराउंड ये कोइल हुआ पड़ा है। अब सोचो ऐसा एक स्ट्रक्चर आप न्यूक्लियस में देख पा रहे हैं जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर मल्टीपल बीड्स लगी हुई हैं, मल्टीपल मोती लगे हुए हैं? एक मोतियों की माला नहीं लग रही है कि जिसमें बीच में सोने की तार है और थोड़ी थोड़ी देर में मोती है? तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो इसी को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बीड्स क्या है? बीड्स हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है। अब ये क्रोमेटिन भी ऐसे टिक के नहीं बैठता, ये क्रोमेटिन फर्दर कोयल कर जाता है, लेकिन कोयलिंग सिर्फ और सिर्फ होती है एक्टिव सेल डिवीजन के टाइम। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ह्यूमन सेल में इतने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। पर क्रोमोसोम यूजुअली सेल में नहीं होते हैं। क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में होते हैं। यूजुअल सेल में क्रोमेटिन पड़ा होता है, पर जब सेल को डिवाइड करना होता है तो उस क्रोमेटिन को और ज्यादा कंडेंस होना पड़ता है। और ये जो टॉपिक है ये काफी मुश्किल है, काफी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, तो मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर ये आपका डीएनए है, मैंने ये डीएनए बनाया, ठीक है ना। अब अगर इस डीएनए को मैं एक सिंगल थ्रेड की तरह इमेजिन कर लूं, ये सिंगल थ्रेड है बट है डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान रखना, मैंने बस बहुत पतला इसलिए सिंगल थ्रेड बना दिया है। तो ये कैसे होता है? ये इस तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। इस कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखना है, ये जो पोर्शन है आज ही आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या डीएनए है, क्या क्रोमेटिन है, क्या क्रोमेटिड है और क्या क्रोमोसोम है। ठीक है, इसको यही ध्यान रखना है। नॉर्मली सेल में डीएनए इस तरीके से पड़ा होता है। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए। अब जब सेल को डिवाइड करना है तो ये क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया, और थिक हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। और ये अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। अब आप बोलोगे सर क्रोमोसोम का हमने डायग्राम तो हमेशा ऐसा देखा है, ये क्या बना दिया आपने? तो क्रोमोसोम या तो आपने ऐसा देखा होगा या फिर आपने ऐसा देखा होगा। तो एक्चुअली जब सेल अपना डीएनए डिवाइड करता है
तब ये स्ट्रक्चर अपनी एक कॉपी बना लेता है और तब ये स्ट्रक्चर देखने में कुछ कुछ ऐसा दिखता है, या फिर इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो ये क्या है? ये अगर अब क्रोमोसोम बन गया तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये सिंगल एक चीज थी, जो अब ये डबल हो गया है, इसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इसको अब हम बोलते हैं क्रोमैटिड। तो जो चीज पहले क्रोमोसोम थी अब वो क्रोमैटिड बन गई है और वो अपने आप को रेप्लिकेट कर चुका है। तो अगर पहले ये एक सिंगल क्रोमोसोम था, ये टोटल अब भी एक सिंगल क्रोमोसोम है। एंड यही रीजन है कि सेल साइकिल में एनसीईआरटी लिखती है कि ड्यूरिंग माइटोसिस जो सेल का डीएनए कंटेंट है वो तो 2C से 4C हो जाता है, पर जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो 2N का 2N ही रहता है, वो 4N नहीं होता। तो ये चीज आई होप आज क्लियर हुई होगी। क्यों? क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया। जो चीज पहले एक सिंगल क्रोमोसोम थी जो अब डबल हो गई है, हमने उस सिंगल को क्रोमेटिड बोलना शुरू कर दिया और उस डबल स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये पहले 23 है या 46 है, ये अब 46 है, पर क्रोमेटिड कितने हैं? क्रोमेटिड डबल है, क्रोमेटिड 92 है। समझ लो? आई होप ये यहीं क्लियर हो गया होगा। पर ये सारे स्ट्रक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल में दिखेंगे। सो जो सेल डिवाइड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसमें दिखेगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं वीडियो एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई गेस हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस चीज को कभी मत भूलना कि असल में डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है। अब क्या होता है कि क्रोमेटिन से ऊपर अगर आपको डीएनए को पैकेज करना है तो आपको कुछ और प्रोटीन्स भी चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब पैकेजिंग की वजह से क्या होता है, दो तरीके का आपका डीएनए बन जाता है। एक होता है थोड़ा लूजली पैक्ड, जिसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। एक होता है बहुत डेंसली पैक्ड, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि जब आप इसके ऊपर कलर डालते हो, आप स्टेन करते हो, तो बहुत डार्कली स्टेन होता है। लेकिन फर्स्ट वाला यूक्रोमेटिन इतना हाईली जो कम कोइल्ड है कि उसकी जो स्टेनिंग है वो काफी लाइट होती है। तो दिस इज लूजली पैक्ड, इट स्टेन्स वेरी लाइट एंड ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मतलब जो भी डीएनए से आरएनए बनेगा सिर्फ और सिर्फ इस रीजन का बनेगा। हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है। हेटेरोक्रोमेटिन में कोई जीन नहीं है, मतलब जो जीन अगर है भी तो वो ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं कर रहा है। अब आते हैं अगले साइंटिस्ट जिनको बारे में आपने याद करना है, बचपन में पढ़ा भी होगा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी याद करो, ह्यूमन हेल्थ में दिया हुआ एक बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया करता है। अब उन्होंने क्या देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक्चुअली दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। या तो वो शाइनी कॉलोनी बनाता है या वो रफ कॉलोनी बनाता है। कॉलोनी क्या होती है? जब आप एक कल्चर प्लेट पे ऐसे बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हो तो कुछ टाइम बाद वो अपने अराउंड ऐसे एक कॉलोनी बना लेता है जिसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। अब ये कॉलोनी या तो शाइन कर सकती है, दिखने में लगे बड़ी स्मूथ है, शाइनी है, या फिर बड़ी रफ हो सकती है। और जो शाइनी कॉलोनी है वो शाइनी क्यों है? क्योंकि वो एक पॉलीसैकेराइड कोट अपने ऊपर चिपका लेती है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो वो अपने ऊपर एक शुगर का, म्यूकस का कोट बना लेंगे जो बड़ा शाइन करता है, इसलिए उसको शाइनी बोलते हैं। लेकिन रफ कॉलोनी में से कोई कोट नहीं होता है। अब अगर आप शाइनी स्ट्रेन में से, शाइनी कॉलोनी में से एक बैक्टीरिया उठा के कुछ आप किसी चूहे के अंदर डालो, चूहा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉलीसैकेराइड कोट है ये चूहे की इम्यूनिटी को रोक देगा और वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करके चूहे को मार देगा। लेकिन रफ स्ट्रेन को आप चूहे में डालो, माइस में डालो, माइस जिंदा बचेगा। क्यों? रफ स्ट्रेन को माइस की इम्यूनिटी मार देगी। लेकिन जादू कब हुआ? ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को मारा। ग्रिफिथ ने स्मूथ कॉलोनी वाले जो बैक्टीरिया थे उनको मार दिया। अब मरे हुए बैक्टीरिया डाले तो कुछ नहीं हुआ, माउस जिंदा था, यहां तक तो बिल्कुल चिल था। लेकिन जादू कब हुआ? जब उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन के बैक्टीरिया लिए और उनको लाइव आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ इंजेक्ट किया, माउस मर गया। मतलब कोई तो चीज है, इन्फरेंस निकालो, अपनी जगह, अपने आप को ग्रिफिथ की जगह रखो। कितनी अमेजिंगली ब्रिलियंट चीज हुई है। एक मरे हुए ऑर्गेनिज्म ने एक लाइव ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से चेंज कर दिया है कि वो इन्फेक्शन कर पाया। कितनी अमेजिंग चीज है। तो मतलब मरे हुए ऑर्गेनिज्म से कुछ निकला होगा जो इधर गया होगा जिंदा में, आर स्ट्रेन में, और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया स्मूथ स्ट्रेन में। और सोचो वो स्ट्रक्चर कितना स्टेबल होगा।
आपने इसको कैसे मारा है, स्मूथ स्ट्रेन को हीट करके मारा है, तो आपने इतना गर्म कर दिया कि ये मर गया, लेकिन इतने गर्मी में भी वो स्ट्रक्चर बचा रह गया। अगर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता तो आर स्ट्रेन को कन्वर्ट ही ना कर पाता। तो कितना स्टेबल स्ट्रक्चर होगा जो इतनी हाई हीट में भी बचा हुआ है। तो उन्होंने देखा, लेकिन वो बता नहीं पाए कि क्या चीज थी जो पास हो पा रही थी। तो बायोकेमिकल नेचर क्या था वो नहीं वो बता पाए, बस उन्होंने कहा कि कोई तो स्टेबल चीज है जो पास हो रही है। अब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कैसे हुई, फिर आते हैं 3 साइंटिस्ट, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। उन्होंने वर्क किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स को प्यूरिफाई करके निकाला, जैसे कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, और उनको एक एक करके आर स्ट्रेन के साथ डालना शुरू किया। भाई पहले हीट किल्ड एस्ट्रेन से सारे प्रोटीन निकाले, आर में डाल दिया, और फिर माइस में इंजेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर हीट किल्ड से आरएनए निकाला, आर में डाला, माउस में डाला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हीट किल्ड बैक्टीरिया से डीएनए निकाला, उसको आर के साथ कंबाइन करके माउस में डाला, माउस मर गया। तो उन्होंने बताया कि डीएनए है वो चीज जो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर रही है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में। वो कैसे करते थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने बस क्या किया, एंजाइम ले लिए जो बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। तो अगर आपको प्रोटीन डालना है, आप क्या करो, आरएनए और डीएनए को तोड़ दो, तो आप आरएनएज डीएनएज डाल दो, कुछ नहीं होगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। फिर आपने क्या किया, प्रोटीन और डीएनए को तोड़ दिया, तो आपने क्या क्या डाला, प्रोटीएज डाला, डीएनएज डाला, पर आरएनएज नहीं डाला, तो सिर्फ आरएनए बचा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जब आपने प्रोटीन और आरएनए को तोड़ा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए को छोड़ा, कैसे, प्रोटीएज डाल दिया, आरएनएज डाल दिया, पर डीएनएज नहीं डाला, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो उन्होंने बोल दिया कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल जो कि ट्रांसमिट होता है ओवर वन जनरेशन टू अनदर, बट अभी भी सब लोग कन्विंस नहीं हुए थे। इनके काम से पहले एक्चुअली प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है। अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो लोगों के दिमाग में था कि 20 अमाइनो एसिड मच मोर ऐसे वैरायटी शो कर सकते हैं जो नेचर में दिखती है, रादर देन 4 बेस। लेकिन फिर आते हैं 2 साइंटिस्ट, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, जिन्होंने 1952 में प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन। कैसे? उन्होंने कुछ वायरसेस पे काम किया। ये वो वायरसेस थे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज क्या करता है एक्चुअली, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, बैक्टीरियोफेज इस तरीके से, अगले पेज पर डायग्राम ये देखो, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच हो जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ देता है, और अपना जो उसका कोट है वो बाहर रहता है। तो जो वायरस का कोट है जो किससे बना होता है, वायरस का कोट बना होता है प्रोटीन से। याद करो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां दिया हुआ प्रोटीन का कोट, और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है। तो बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डालता है, लेकिन कोट बाहर ही छोड़ देता है। तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को यूज करके ये प्रूव किया कि एक्चुअली डीएनए है जो सेल के अंदर जा रहा होगा। कैसे? उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया और उसको ग्रो किया। फर्स्ट वाले को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। जो फॉस्फोरस था वो रेडियो एक्टिव था। याद करो डीएनए में फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। तो अब ऐसे मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज ग्रो हुआ वो रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया उसके पास, पर प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता, तो उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन दूसरे ग्रुप को उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर दे दिया। अब याद करो प्रोटीन के अंदर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, बट डीएनए में सल्फर नहीं होता। तो अब क्या होगा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, डीएनए नहीं होगा। क्विक क्वेश्चन, कौन से अमीनो एसिड में सल्फर होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। तो अब ऐसे जो 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेज है, एक में प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, डीएनए नॉर्मल है, एक में डीएनए रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन नॉर्मल है। उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया, और ऐसे जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो गए, उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो कोट था, जो चीज सेल के बाहर थी, उसको सेपरेट कर दिया। तो उन्होंने देखा फर्स्ट केस में जहां आपने रेडियो एक्टिव सल्फर डाली थी, वहां पे आपको रेडियो एक्टिविटी मिली सुपरनेटेंट में, मतलब जो आपने स्पिन किया तो जो चीज लिक्विड अलग से बच गई थी उसमें रेडियो एक्टिविटी मिली। बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, यानी कि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया था। लेकिन जब दूसरा ग्रुप लिया, दूसरे ग्रुप में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया था,
इस ग्रुप में बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली, सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। तो इन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि सेल के अंदर क्या गया, डीएनए गया है, और जो चीज अंदर गई होगी वो ही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो यहां से अनइक्विवोकल प्रूफ आ गया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। डीएनए तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में होता है, आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस में होता है, एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए किसी भी चीज को कुछ प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी होती है। फर्स्ट होता है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, कि वो अपनी कॉपी खुद बना पाए। सेकंड होता है कि कम से कम केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। थर्ड होता है कि इसमें स्लो चेंजेस का स्कोप होना चाहिए जिससे कि एवोल्यूशन हो सके, जिनको हम म्यूटेशन बोलते हैं। एंड फोर्थ होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, वो वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बहुत अच्छे से करा चुका हूं, प्लीज मेक श्योर आप इस चैप्टर के बाद उसको देखें अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो। अब बोथ डीएनए और आरएनए दोनों ही सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। प्रोटीन तो पहली प्रॉपर्टी नहीं करता, प्रोटीन तो खुद की रेप्लिकेशन नहीं बना सकता, तो प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, पर डीएनए और आरएनए कर सकते हैं। अब डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए डीएनए बेटर है स्टोरेज के लिए, लेकिन आरएनए बेटर है ट्रांसमिशन के लिए। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन के लिए। अब आरएनए, हमारे पास अब बहुत प्रूफ है कि आरएनए दुनिया का फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रहा था। क्यों, क्योंकि जितने भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया या ट्रांसलेशन हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया, ये सब बताऊंगा, ये सब आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुए हैं। पर आरएनए इतना रिएक्टिव था कि स्टेबिलिटी के लिए डीएनए इवॉल्व हुआ, और डीएनए जैसे इवॉल्व हो गया वो इतना बेटर स्टोरेज मटेरियल था कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ने आरएनए को रिप्लेस कर दिया एज अ जेनेटिक मटेरियल। पर आज भी आरएनए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करके प्रोटीन बना सकता है, डीएनए डायरेक्टली नहीं बना सकता। डीएनए आज भी आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है अगर उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो। अब यहीं से रेप्लिकेशन आती है कि एक्चुअली डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है। तो वॉटसन एंड क्रिक की एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने बताया, मैंने एग्जैक्टली सेम टू सेम स्टेटमेंट कॉपी की है, कि जो हमने पेयरिंग बताई है वो इमीडिएटली सजेस्ट करती है कि कोई एक कॉपिंग मैकेनिज्म होगा जो जेनेटिक मटेरियल जिससे अपनी कॉपी बना सकता है। तो उन्होंने बताया कि जो दो स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट होंगे एंड एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। टेम्पलेट मतलब किसी चीज को देख के आप उसकी कॉपी बना रहे हो, तो एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बना दो, दूसरा स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड बना दो। सो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि जो डीएनए स्ट्रैंड है ऐसा नहीं है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों सेपरेट हो, दो नए स्ट्रैंड बनाएं और वो दो नए अपनी कॉपी अलग बना लें, और जो पुराने वाला है वो ऐसे कैसा रह जाए। ये नहीं होता है। असल में क्या होता है, ये स्ट्रैंड अलग होता है, ये एक नई कॉपी बनाता है, ये स्ट्रैंड अलग होता है, ये एक नई कॉपी बनाता है। तो जो भी दो नए डीएनए बने हैं उनमें एक पुराना डीएनए का कॉपी है, एक पुराने डीएनए का स्ट्रैंड है, एक नए डीएनए का स्ट्रैंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी ने कि डीएनए स्ट्रैंड ऐसे अलग हुआ और इसने एक कॉपी बनाई, इसने एक कॉपी बनाई। अब इसका प्रूफ क्या है, भाई लोगों ने बोला कि क्या प्रूफ है कि एक एक कॉपी बन रही है, ना कि आपके जो डीएनए है वो अलग होके नया स्ट्रैंड बना रहा है, नए स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाते हैं, पुराने फिर से आपस में जुड़ जाएंगे। ये भी तो हो सकता था। तो क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया, तो अब आया एक और साइंटिस्ट के नाम मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल। सो मेसेल्सन स्टाहल का एक्सपेरिमेंट था 1958 में। इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया हैवी नाइट्रोजन में। ध्यान रखना, मैंने हैवी बोला, रेडियो एक्टिव नहीं। सो रेडियो एक्टिव नहीं था नाइट्रोजन, इन्होंने हैवी नाइट्रोजन यूज किया, N15 यूज किया है। तो इन्होंने क्या किया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ई कोलाई को सिर्फ और सिर्फ ऐसे मीडियम में ग्रो किया जहां पे सिर्फ N15 था। अब क्या होगा, क्योंकि जो सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन था वो N15 था, तो बैक्टीरिया के डीएनए में सिर्फ और सिर्फ N15 बचा है। अब उन्होंने क्या किया, इस N15 वाले बैक्टीरिया को उठा के एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जहां पे N14 था। तो आप इमेजिन करो क्या होगा, ये है N15 वाला डीएनए जो रेड से दिखा रही है एनसीईआरटी। नाउ इमेजिन अगर तो डीएनए इस तरीके से रेप्लिकेट करता कि ये अपनी कॉपी बनाए और ये फिर से एक साथ जुड़ जाए, नया वाला अपनी कॉपी खुद से बना ले, तो क्या होता, एक डीएनए बनता N15 वाला सॉरी, और एक डीएनए बनता कंप्लीटली N14 वाला। यही होता। तो अगर आप इनको सेपरेट करते तो आपको दिखता कि एक डीएनए है पीछे जो रह गया भारी वाला N15, जो आगे निकल गया N14।
तो प्रूव हो जाता है कि डीएनए ऐसे रेप्लिकेट होता है, पर ऐसा नहीं हुआ। असल में क्या हुआ कि जब उन्होंने एक जनरेशन बाद देखा तो दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड N15 का था, एक स्ट्रैंड N14 का था। मतलब ये दोनों सेपरेट हुए, इन्होंने अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड बनाया, और जो नए डीएनए बने हैं वो हाइब्रिड हैं एक्चुअली। एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, एक स्ट्रैंड न्यू है। तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि आपका जो डीएनए वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। अगर आप एक और जनरेशन दे दो, एक जनरेशन के बाद देखोगे तो ये स्ट्रैंड फिर से अलग होगा, ये ग्रीन वाला अपनी कॉपी बनाएगा, अब दोनों हो गए N14, लेकिन जो रेड वाला है N15 है जिसके पास, वो एक कॉपी बनाएगा N14 की, वो हो जाएगा फिर हाइब्रिड डीएनए। तो एक जनरेशन के बाद इक्वल अमाउंट्स हो जाएंगे हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए के। टेल मी आफ्टर 3 जनरेशंस, मतलब इसके बाद एक और कॉपी हो और उसके बाद एक और कॉपी हो, मतलब जो 4th जनरेशन होगी उसमें मुझे बताओ रेशियो बिटवीन हैवी तो है ही नहीं, हाइब्रिड एंड लाइट। तो मुझे बताओ 4th जनरेशन में, मतलब 2 और रेप्लिकेशन करो, इसके बाद एक और, उसके बाद एक और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में हाइब्रिड और लाइट के बीच का रेशियो कितना होगा। अगर आप बता पा रहे हो मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब ये रेप्लिकेशन होती कैसे है? हमें पता चला कि कुछ एंजाइम्स हैं, उनमें से एक मेन एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाम में ही है, डीएनए की पॉलीमराइजेशन कर रहा है, डीएनए का कॉपी बना रहा है ना, उसकी पॉलीमराइजेशन कर रहा है। और किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, जो एक स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए टेम्पलेट को यूज करके एक नया डीएनए बनता है। अब ये एंजाइम बहुत एफिशिएंट है। आप इमेजिन करो कि एक ई कोलाई है जिसपे 4.6 मिलियन बेस पेयर है, 46 लाख बेस पेयर, और वो 20 मिनट में अपनी कॉपी बना देता है। तो 20 मिनट में वो 46 लाख या 4.6 मिलियन बेस पेयर को कॉपी कर पा रहा होगा। कितनी स्पीड ज्यादा है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। इतना फास्ट है पर बहुत एफिशिएंट है। इसमें जो गलतियों का रेट होता है ना बहुत कम होता है। इमेजिन करो इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती है तो म्यूटेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि बैक्टीरिया मर जाता। तो म्यूटेशन भले थोड़ी बहुत हो रही है पर बहुत ही कम है। तो मतलब ये हाईली फास्ट है येट हाईली एफिशिएंट है। अब आपको अगर एप्लीकेशन करनी है तो ये बहुत एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको। तो क्या करो, आप कुछ ना करो, आप जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है उसको यूज करो मोनोफॉस्फेट की जगह। मतलब आपने यूज करना है मानो एडिनोसिन का, एडिनोसिन के साथ जुड़ा हुआ है शुगर, एडिनोसिन के साथ शुगर न्यूक्लियोसाइड है वो, एडिनोसिन में एडेनिन और राइबोस शुगर है, साथ में क्या जुड़ा होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। आप उसकी जगह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूज करो, एटीपी जीटीपी, ऐसे साइटोसिन का और थायमिन का। क्या होगा, जो आखिरी के 2 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं दे आर वेरी हाई एनर्जी, तो आप उनको तोड़ो, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी एनर्जी से आप रेप्लिकेशन कर दो। तो क्या हो रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डुअल काम कर रहे हैं। एक तो वो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं कि हाँ जो बॉन्ड बनाने हैं उनके बीच में बनते जा रहे हैं, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप्स तोड़ तोड़ के वो एनर्जी भी खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। तो डुअल पर्पस है। अब इसके अलावा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी काफी सारे एंजाइम्स हैं जो रेप्लिकेशन में जरूरी हैं अगर आपको एक्यूरेटली रेप्लिकेशन करनी है। तो अब इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल, आप ये तो कर नहीं सकते आप पहले सारे को सेपरेट करो फिर सारे को रेप्लिकेट करो, नहीं, सेपरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। तो क्या होता है, डीएनए कोइल्ड रहता है, सिर्फ एक छोटी सी जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वो वहां पे डीकंडेंस हो जाता है, वो वहां पे अलग हो जाता है। तो 2 स्ट्रैंड्स, ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे अलग हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो यहां पे अलग हुए हैं, ऊपर अभी भी जुड़े हुए हैं। तो इस जगह को बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक कहां है, बहुत छोटी सी ओपनिंग है डीएनए हेलिक्स में जहां पे डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट कर रहा है। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की एक लिमिटेशन है कि वो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो नए पॉलीमरेशन कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में बना सकता है, 5' से 3'। मतलब 5' से 3' जितना मर्जी डीएनए बनाता रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 3' से 5' नहीं बना सकता, उल्टा नहीं काम कर सकता वो। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल 5' से 3' बन रहा है वो तो लगातार बनता चला जाएगा, लेकिन जो उल्टा है
जो इधर 3 डैश है इधर 5 डैश है, वो ऐसे नहीं बन सकता, उसको बनना 5 डैश 3 डैश ही है, तो वो टुकड़ों में बनता है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस बनता है। तो फर्स्ट वाला कॉन्टिन्यूअस है, सेकंड वाला डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर सकता है। तो अब जो ये ऑब्वियसली बात है, अगर डिसकॉन्टिन्यूएशन में कोई स्ट्रैंड बन रहा है तो बीच में ब्रेक्स आएंगे, उन ब्रेक्स को कौन ज्वाइन करेगा? उनको करता है ज्वाइन डीएनए लाइगेज। अब डीएनए पॉलीमरेज अपने आप रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है स्टार्ट, और ऐसा नहीं कि वो डीएनए में कहीं भी रैंडमली स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, एक डेफिनेट रीजन होता है हर एक डीएनए में जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होती है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा कि यही ओराई देने के लिए आपको एक वेक्टर चाहिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बनाना है, एक डीएनए किसी और स्पीशीज में डाल के उससे रेप्लिकेट करवाना है, तो ऐसे नहीं शुरू हो जाएगा, आपको एक वेक्टर देना पड़ेगा जो वेक्टर ओराई प्रोवाइड करेगा। डीएनए टेक्नोलॉजी जो ये है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है, बहुत डिटेल में कराऊंगा बहुत अच्छे से, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, अब यूकैरियोट में ये जो होती है रेप्लिकेशन, वो होती है एस फेज में, एंड रेप्लिकेशन और सेल साइकिल, सेल डिवीजन बहुत हाईली कोऑर्डिनेटेड है। अगर आप रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन नहीं करोगे, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जस्ट आफ्टर रेप्लिकेशन आपका डिवीजन होता है। एस फेज के बाद एक गैप फेज के बाद एम फेज आता है, जिसमें सेल डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से आपने आरएनए बनाना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, दोनों स्ट्रैंड को अलग करो और एक स्ट्रैंड की कॉपी बना दो कॉम्प्लीमेंट्री। बस क्या ध्यान रखना है, एक तो शुगर 2' की जगह सीधा राइबोज यूज करो, दूसरा ए के सामने टी की जगह यू लगा दो, बस क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। सो प्रिंसिपल तो सेम ही है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी का ही प्रिंसिपल इसको गवर्न करता है, बस कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको बता दिए। अब आप पूछोगे सर रेप्लिकेशन में तो दो डीएनए दोनों डीएनए कर रहे थे, यहां पे एक सिंगल क्यों कर रहा है? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। दूसरी बात, क्या रीजन है? पहली बात कि दोनों स्ट्रैंड के आरएनए बनवा के करोगे क्या दोनों स्ट्रैंड आपस में आइडेंटिकल होंगे? नहीं। अगर मैं इमेजिन करूं कि एक डीएनए है जिसमें ए टी जी सी सी जी, सामने क्या होगा? ए सी जी जी सी, ये इनको सेपरेट करो और इनके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाओ, क्या बनेगा? यहां बनेगा यू ए सी जी जी सी, यहां क्या बनेगा? सी यू जी सी सी जी। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों आरएनए सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। तो अब अगर ये सेम नहीं है, क्या होगा? अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। ट्रांसलेशन में आपको पढ़ाऊंगा कि प्रोटीन कोडिंग कैसे होती है। प्रोटीन कोडिंग होती है आपकी, अच्छा मैंने कुछ गलत किया है, अच्छा हाँ, ए के सामने टी आता है, यहाँ पे टी होगा और यहाँ पे ए आएगा, कुछ वियर्ड लग रहा था, हाँ यहाँ पे आएगा ए। अब देखो, एक तो दोनों अलग हैं, अभी ये AUG कोडोन है, ये CCG कोडोन है, तो मैथ्यूनिन के लिए कोड करेगा, ये किसी और चीज़ के लिए कोड करेगा। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है, UAC है या GGC है। एक तो प्रोटीन ही अलग बनेगा, दूसरी चीज ये दोनों भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। U के सामने A के सामने U, CG GC GCCG, तो ये भी तो आपस में बाइंड कर जाएंगे, ये भी तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे ही बन गया वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो इस वजह से दोनों स्ट्रैंड कभी भी डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। तो अब आपको ऑब्वियसली डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रैंड शो करता है और कौन सा नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन शो करता है उसको हम बोल देते हैं जीन। जीन जो ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहा है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन कहां शुरू हो रही है, कहां एंड हो रही है, इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक नाम देने पड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? वो यूनिट जिसके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। उसमें बेसिकली 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट इज प्रोमोटर, सेकंड इज स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड इज टर्मिनेटर। सो प्रोमोटर है जहां से स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चरल है जिसका एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होगा, एंड टर्मिनेटर है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड कर जाएगी। तो अगर ये मैं डायग्राम दिखाऊं आपको, बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक मिसनोमर है। अगर मैं एक डीएनए ले लूं,
ये डीएनए है, उसका एक स्ट्रैंड 3' से 5' ये है, दूसरा 5' से 3' ये है। अब अगर मैं बोलूँ जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन किसकी हो रही है? सिर्फ इसकी हो रही है, तो इसको मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है, इसका टेम्पलेट देख के ये बन रहा है। पर मिसनोमर क्या है? दूसरे वाले को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये एक्चुअली किसी के लिए कोड कर नहीं रहा है, पर नाम रख दिया कोडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे वाला ऊपर वाला है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड इज एक्चुअली नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड एक्चुअली वो स्ट्रैंड है जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है। मिसनोमर है पर याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड देखूंगा, दोनों को आपको ध्यान रखना है कौन सा टेम्पलेट है कौन सा कोडिंग है। अब अगर मैं एक जीन देखूं, उस जीन में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है 3 रीजन होंगे, प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन और स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन स्ट्रक्चरल जीन के दोनों तरफ है, मतलब उन्होंने उसको फ्लैंक किया हुआ, उन्होंने उसको सराउंड किया हुआ है। अब प्रमोटर किस तरफ है, ये डिपेंड करता है कि प्रमोटर रीजन होगा या टर्मिनेटर रीजन होगा। वो सब हमने डिफाइन किया हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पे, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पे हमने डिफाइन किया है कि प्रमोटर कहां है, टर्मिनेटर कहां है। प्रमोटर रीजन होता है कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड की तरफ। तो यानी कि अगर ये पूरा जीन है, इस पूरे को हम जीन बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, इसका जो 5' एंड है, किसका 5' एंड? कोडिंग स्ट्रैंड का, वहां पे होता है प्रमोटर। और टर्मिनेटर होता है कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ, तो टर्मिनेटर होगा इस तरफ। 5' एंड को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम और 3' एंड को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। सो आई होप आज क्लियर होगा, आज क्लियर हुआ होगा कि प्रमोटर यहां तो आपको 3' पे दिख रहा है, टेक्स्ट में बोलता है 5' एंड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप डिफाइन करते हो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से, ना कि टेम्पलेट के हिसाब से। सो कोडिंग का 5' इधर है, इसलिए प्रमोटर इधर है, ठीक है। तो अगर आप प्रमोटर और टर्मिनेटर को स्विच कर दोगे, सो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड की डेफिनेशन भी उल्टी हो जाएगी। इमेजिन करो प्रमोटर इधर आ जाए जिधर टर्मिनेटर है, प्रमोटर यहां आ जाए, टर्मिनेटर यहां आ जाए, अब क्या होगा? अब कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या है? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप उसको सिर्फ जीन को डीएनए सीक्वेंस के टर्म से डिफाइन करो, बहुत मुश्किल है। अब हम पहले बोलते थे कि जो प्रोटीन को कोड करे वो जीन है, पर टीआरएनए और आरएनए को कोड करने वाले भी जीन है। तो जीन क्या है? तो जीन को डिफाइन करने से बेटर हमने एक वर्ड ले लिया, सिस्ट्रोन। तो जो चीज हम पहले जीन के लिए यूज करते थे कि डीएनए की वो सीक्वेंस जो एक प्रोटीन के लिए कोड करे, उसको जीन बोल दो, अब हम उसको सिस्ट्रोन बोलते हैं। जीन इज एनी डीएनए सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर एनीथिंग, बीट एमआरएनए, बीट टीआरएनए, बीट आरएनए। सिस्ट्रोन क्या है? डीएनए की वो सीक्वेंस जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करे, मतलब एमआरएनए के लिए कोड करे। अब ऑब्वियसली बात है, एक जीन में मल्टीपल सिस्ट्रोन भी हो सकते हैं, सिंगल सिस्ट्रोन भी हो सकता है। सो जीन्स कैन बी मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स होते हैं मेनली प्रोकैरियोट्स में। सो ये देखो, मैंने डायग्राम लिया हुआ है कि अगर एक जीन एक प्रोटीन कोड कर रहा है, दिस इज अ यूकैरियोटिक एमआरएनए। किससे बना होगा? यूकैरियोटिक मोनोसिस्ट्रोनिक जीन से। लेकिन अगर एक ही एमआरएनए मल्टीपल प्रोटीन बना रहा है, उसको बोलते हैं डीएनए को या जीन को पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। चलो, अब यूकैरियोट्स में जो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उसके बीच में कुछ इंटरप्शंस होती हैं। कोडिंग सीक्वेंस में बीच में कुछ इंटरप्शंस हैं, उसमें हम बोलते हैं कि जीन्स जो हैं वो स्प्लिट हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। तो उनके बीच में एक्सॉन्स हैं और इंट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, अगले पेज पे दिखेगा आपको, ये देखो, अगर ये यूकैरियोट का जीन है तो बीच में ऐसा सीक्वेंस है जिसकी एक्सप्रेशन होगी, इसका भी प्रोटीन बनेगा, इसका भी बनेगा, ये बन गया एमआरएनए, ये रहा इसका, ये भी रहा इसका, ये सबका प्रोटीन बनेगा। लेकिन इनके बीच में कुछ सीक्वेंस इनका प्रोटीन नहीं बनेगा। तो जो एक्सप्रेस होता है प्रोटीन की फॉर्म में उसको बोलते हैं एक्सोन, और जो इंटरप्ट कर रहा है उसको बोलते हैं इंट्रोन। तो यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए है वो एक्टिव होने से पहले उसमें एक प्रोसेस उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो जो डीएनए से आरएनए बना उसको बोलते हैं प्री एमआरएनए, और उसमें होती है स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और एक्सोन्स आपस में जुड़ जाते हैं, ये बनता है फंक्शनल एमआरएनए जो फाइनली प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और स्प्लाइसिंग जो ये है, ये यूकैरियोट्स का खास मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन, लैक ऑफ पेरोन क्या होता है, और पूरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। तब तक कोई डाउट है पीछे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है यार, एंड प्लीज शेयर कर दो वीडियो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आप शेयर करोगे तो मुझे अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।